भारत में किसान और उनकी जमीन का जो रिश्ता है वो सिर्फ खेती का नहीं है। ये तो पीढ़ियों की पहचान है, जज्बात जुड़े हैं इससे। सदियों पुराना नाता है ये। बिल्कुल। लेकिन फिर एक दौर आया, अंग्रेजों का राज। और तब यही रिश्ता, यही जमीन किसानों के लिए एक भयानक बोझ बन गई। जुल्म, शोषण, ये सब आम हो गया था। और खास तौर पर बंगाल के किसानों के साथ जो हुआ, उफ, वो तो दिल दहला देता है। हाँ, वो नील वाली बात। वही, उन्हें अपनी ही जमीन पर अपनी मर्जी के खिलाफ सिर्फ नील उगाने को मजबूर किया गया, जबरदस्ती। लेकिन कहते हैं ना, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो फिर चिंगारी भड़कती है। बिल्कुल। और बंगाल के किसानों ने आवाज उठाई। उनके संघर्ष ने एक ऐसे विद्रोह को जन्म दिया जिसे इतिहास नील विद्रोह के नाम से जानता है। जी। आज हम इसी ऐतिहासिक विद्रोह की कहानी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, कुछ लेख हैं जो उस दौर की बातें बताते हैं, किसानों की पीड़ा बयान करते हैं। हमारा मकसद ये जानना है कि ये सब क्यों हुआ, कैसे किसानों ने लोहा लिया और इस एकजुट संघर्ष का नतीजा क्या निकला। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये नील की खेती ये किसानों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत क्यों थी। मतलब ऊपर से तो लगता है कि भाई अपनी पसंद की फसल नहीं उगा पा रहे हैं, बस। हाँ, यही लगता है। पर बात इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। असल में नील की खेती जमीन को निचोड़ लेती थी, उसकी सारी ताकत खत्म कर देती थी। अच्छा? हाँ, जिस खेत में एक बार नील उगा लिया, वो कई साल तक फिर धान या दूसरी जरूरी फसलें उगाने लायक ही नहीं रहता था। अरे बाप रे। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? घरों में अनाज की कमी, भुखमरी का खतरा। मतलब ये सिर्फ मुनाफे का सवाल नहीं था, ये तो उनके पेट का सवाल था, उनके जीने मरने का सवाल था। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक मुनाफे की बात है, वो किसानों को मिलता ही कहां था। अच्छा। नील कैश क्रॉप जरूर थी, नकदी फसल थी, लेकिन उसकी सारी मलाई तो अंग्रेज बागान मालिक, जिन्हें प्लांटर्स कहते थे, या उनके एजेंट बिचौलिए, वो खा जाते थे। तो किसानों के हाथ क्या आता था? किसानों को जो दाम मिलता था वो बाजार के भाव से बहुत कम होता था। कई बार तो ऐसा होता था कि लागत भी पूरी नहीं निकलती थी। लागत भी नहीं? जी। और ऊपर से उन्हें नील उगाने के लिए मजबूरन एक पेशगी रकम लेनी पड़ती थी। ददनी कहते थे उसे। ददनी, ये क्या थी? ये ददनी असल में एक कर्ज का फंदा था। कर्ज का फंदा? वो कर्ज हुआ कैसे? होता ये था कि ये बागान मालिक या उनके एजेंट किसानों को थोड़ी सी रकम पेशगी देते थे और एक कॉन्ट्रैक्ट पर, एक अनुबंध पर अंगूठा लगवा लेते थे। अब इस अनुबंध के तहत किसान अपनी सबसे अच्छे जमीन पर नील उगाने के लिए बंध जाता था। चाहे फसल अच्छी हो या खराब हो, बाढ़ आए, सूखा पड़े, किसान को अनुबंध की शर्तों के हिसाब से नील देना ही देना है, वो भी बहुत ही कम दाम पर। और अगर नहीं दे पाया तो कर्ज का बोझ बढ़ता जाता था और फिर अगली फसल के लिए फिर से ददनी लेनी पड़ती थी। ये एक ऐसा चक्कर था जो कभी खत्म ही नहीं होता था। बाप रे, ये तो मतलब कभी ना खत्म होने वाला जाल था। बिल्कुल, और इससे निकलना लगभग नामुमकिन था। इसमें सिर्फ प्लांटर्स ही नहीं थे, अंग्रेज अफसर, उनके एजेंट और कई लोकल जमींदार और साहूकार भी शामिल थे। सब मिलकर किसानों पर जबरदस्त दबाव बनाते थे। ये तो वाकई एक संगठित लूट का सिस्टम लग रहा है। लेकिन अगर कोई किसान हिम्मत करके मना कर दे, कहते कि भाई मैं नहीं उगाऊंगा नील। हाँ, अच्छा सवाल है। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इनकार करने की सजा तो बहुत भयानक होती थी। हाँ, इनकार करना मतलब सीधी मुसीबत मोल लेना था। एक तो आर्थिक दबाव था ही, ऊपर से शारीरिक अत्याचार, वो तो आम बात थी। शारीरिक अत्याचार मतलब कोड़ों से पीटा जाता था किसानों को, उन्हें गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाकर रखा जाता था। बागान मालिकों ने अपने लठेत पाल रखे थे, गुंडे समझ लीजिए, वो किसानों को डराते धमकाते थे। स्रोतों में ये भी लिखा है कि सिर्फ मारपीट ही नहीं होती थी, किसानों को जलील करने के लिए, उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए और भी तरीके थे। उनके मवेशी छीन लेते थे जो उनकी खेती का अहम हिस्सा थे। जी हाँ। कभी कभी उनके घरों में आग लगा दी जाती थी, खड़ी फसलें बर्बाद कर दी जाती थीं, यहाँ तक कि घर की औरतों के साथ बदसलूकी की भी खबरें हैं। ये सब सिर्फ नील उगाने के लिए मजबूर करने को नहीं था, शायद ये उनके आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश थी, एक डर का माहौल बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल सही, एक आतंक का राज था ताकि कोई सिर उठाने की हिम्मत ही ना करे। लेकिन हर जुल्म की एक हद होती है। हाँ। और 1859 आते आते बंगाल के किसानों का सब्र का बांध वो टूट गया। उन्हें समझ आ गया था कि अगर अब चुप रहे तो उनकी आने वाली नस्लें भी इसी गुलामी और कर्ज में पिसती रहेंगी। और फिर
फिर क्या हुआ? ये चिंगारी कैसे फैली? स्रोत बताते हैं कि शुरुआत हुई बंगाल के नदिया जिले से। गोविंदपुर, चौगाछा जैसे गांव थे। जी, दिगंबर बिस्वास और विष्णुचरण बिस्वास, हाँ, इन दो नेताओं के नाम आते हैं। इनके नेतृत्व में किसानों ने फैसला किया कि अब किसी भी कीमत पर नील नहीं उगाएंगे। बस बहुत हुआ। और ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं रही, ये खबर तो जैसे जंगल की आग की तरह फैल गई। हाँ, और यहीं पर संगठन की ताकत दिखती है। नदिया से ये विरोध शुरू हुआ और फिर मुर्शिदाबाद, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर, एक के बाद एक कई जिलों में तेजी से फैल गया। वाह! किसानों ने गांव-गांव जाकर सभाएं करनी शुरू की। उन्होंने तय किया कि अब ना तो नील के लिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ना ही पिछला ददनी चुकाएंगे, चाहे जान चली जाए। जान चले जाए, इतना बड़ा संकल्प। हाँ, उन्होंने कसम खाई कि वो अंग्रेज बागान मालिकों के लिए 1 इंच जमीन पर भी नील नहीं बोएंगे। गजब का संकल्प था ये तो। लेकिन सिर्फ इनकार कर देना ही काफी रहा होगा क्या? बागान मालिकों ने, प्रशासन ने, उन्होंने तो यकीनन सख्ती दिखाई होगी। बिल्कुल दिखाई। जब किसानों ने साफ मना कर दिया तो बागान मालिकों ने अपने लठैतों के जरिए जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन इस बार किसान तैयार थे। अच्छा। उनका एकजुट होना अब सिर्फ इनकार तक नहीं रुका। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये विद्रोह अब सिर्फ पैसिव रेजिस्टेंस, मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं था, ये एक्टिव रेजिस्टेंस बन चुका था, सक्रिय प्रतिरोध। सक्रिय प्रतिरोध, इसका क्या मतलब हुआ? क्या किया किसानों ने? उन्होंने संगठित होकर बागान मालिकों के हमलों का जवाब देना शुरू किया। अगर लठैत आते तो गांव के सारे किसान लाठियों, भालों और जो भी उनके पारंपरिक हथियार थे उनसे उनका मुकाबला करते। अच्छा, मतलब सीधी टक्कर। जी हाँ, कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुई। किसानों ने नील की फैक्ट्रियों पर हमला किया जहां नील तैयार होता था और उनमें आग लगा दी। फैक्ट्रियों में आग लगा दी? हाँ, उन्होंने बागान मालिकों के दफ्तरों को निशाना बनाया, वहां जो कर्ज के कागजात रखे थे उन्हें नष्ट कर दिया। ये तो एक सीधी लड़ाई बन गई थी। बिल्कुल। और ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेज बागान मालिकों तक ही सीमित नहीं रही। जिन जमींदारों और साहूकारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, हाँ, उनका क्या हुआ? किसानों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, सोशल बॉयकॉट। अच्छा, कैसे? उनसे लेन देन बंद कर दिया, उनके यहाँ काम करना बंद कर दिया। ये एक तरह की सामाजिक और आर्थिक हड़ताल थी। लगान देने से भी इनकार कर दिया गया। किसानों ने अपनी रैयत सभाएं बनानी शुरू कर दी, मतलब किसान सभाएं। ये उनके लिए एक तरह की पैरेलल गवर्नमेंट जैसी थीं, जो आपस में कोऑर्डिनेट करती थीं, संघर्ष की रणनीति तय करती थीं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इतनी हिंसा, सरकारी दमन, इतने शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए भी किसानों का हौसला कैसे बना रहा? प्रशासन ने तो दबाने की पूरी कोशिश की होगी ना? कोशिश तो भरपूर हुई। पुलिस और प्रशासन वो तो बागान मालिकों का ही साथ दे रहे थे। किसानों पर झूठे मुकदमे चलाए गए, गिरफ्तारियां हुई। फिर भी किसान डटे रहे। हाँ, उनका संकल्प डिगा नहीं। शायद इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उनके पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उन्हें पता था कि ये करो या मरो वाली स्थिति है। दूसरी अहम बात थी उनका संगठन और नेतृत्व। दिगंबर बिश्वास, विष्णुचरण बिश्वास जैसे नेताओं ने उन्हें हिम्मत दी, एकजुट रखा। और कोई वजह? और तीसरी बात, उन्हें कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, शायद सरकार उनकी सुनेगी। उन्हें लगता था कि शायद महारानी विक्टोरिया के राज में न्याय मिलेगा और ये जुल्म सिर्फ लोकल अंग्रेज कर रहे हैं। अच्छा, ये उम्मीद भी थी। तो इस विद्रोह की गूंज क्या सिर्फ गांव तक ही रही या बाहर भी इसका असर हुआ? नहीं, ये सिर्फ गांव का विद्रोह नहीं रहा। इसकी गूंज कलकत्ता तक पहुंची। कलकत्ता तक? जी। उस समय का जो पढ़ा लिखा बंगाली मध्य वर्ग था, पत्रकार, वकील, लेखक, उन्होंने किसानों का खुलकर समर्थन किया। अच्छा। हरीश चंद्र मुखर्जी थे, उनका अखबार था हिंदू पेट्रियट। उन्होंने किसानों के पक्ष में जोरदार लेख लिखे। लोगों को पता चला कि कितना अन्याय हो रहा है। और एक नाटक लिखा गया, नील दर्पण। दीनबंधु मित्र ने लिखा था। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसने नील की खेती के शोषण को इतने असरदार ढंग से दिखाया कि पूरे देश में और यहां तक कि इंग्लैंड में भी इसकी चर्चा हुई। इंग्लैंड में भी? हाँ,
तो इस जन समर्थन ने भी किसानों का हौसला बढ़ाया और ब्रिटिश प्रशासन पर दबाव डाला। तो प्रशासन पे क्या असर हुआ इसका? क्या उन्होंने किसानों की मांगे मानी? प्रशासन शुरू में तो इसे हल्के में ले रहा था। उन्हें लगा कि ये बस एक लोकल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। लेकिन जब विद्रोह इतना फैल गया और कलकत्ता के बुद्धिजीवियों का भी सपोर्ट मिल गया तो वो हिल गए। उन्हें समझ आ गया कि इसे सिर्फ लाठी गोली से नहीं दबाया जा सकता। डर गए होंगे वो। डर भी था कि ये अशांति कहीं और बड़े विद्रोह का रूप न ले ले। खासकर 1857 के गदर के सिर्फ 2 साल बाद की बात है ये। हाँ, ये तो है। तो इसी दबाव में और मामले की तह तक जाने के लिए बंगाल सरकार ने 1860 में एक नील आयोग बनाया, इंडिगो कमीशन। नील आयोग, ये तो अपने आप में एक बड़ी बात रही होगी। सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक कमीशन बनाया। इस आयोग ने क्या किया? ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। आयोग में सरकार के नुमाइंदे थे, मिशनरीज के प्रतिनिधि थे, जमींदारों के भी थे। आयोग ने उन जिलों का दौरा किया जहां विद्रोह हुआ था। हजारों किसानों के बयान लिए गए, बागान मालिकों से, अधिकारियों से, मिशनरियों से, सबसे बात की। और किसानों ने क्या कहा? किसान बिना डरे आयोग के सामने आए। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उन्हें ददनी लेने पर मजबूर किया जाता है, कैसे कम दाम मिलते हैं, कैसे उन पर अत्याचार होता है। दिगंबर बिस्वास जैसे नेताओं ने भी गवाही दी। और आयोग किस नतीजे पर पहुंचा? क्या उसने माना कि किसानों की बातें सच हैं? हाँ, यही सबसे अहम बात थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ माना कि ये नील की खेती का पूरा सिस्टम ही गलत है, दमनकारी है। अच्छा, उन्होंने मान लिया? हाँ, रिपोर्ट में कहा गया कि किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता है, ददनी प्रथा शोषक है और उन्हें उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलता। आयोग ने यह भी माना कि बागान मालिकों ने कानून अपने हाथ में ले रखा था और किसानों पर जुल्म ढाते थे। ये तो मतलब अंग्रेजी हुकूमत ने खुद ही अपने लोगों के खिलाफ एक तरह का आरोप पत्र तैयार कर दिया। बिल्कुल। आयोग ने सिफारिश की कि किसानों को किसी खास फसल को उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें अपनी मर्जी से फसल चुनने का अधिकार हो। ये भी कहा कि आगे से नील के जो भी कॉन्ट्रैक्ट हों वो मर्जी से हों, वॉलंटरी हों, और अगर कोई झगड़ा हो तो उसका निपटारा कानून से हो, लाठी के जोर पर नहीं। तो क्या इन सिफारिशों का असर हुआ? क्या किसानों की जीत हुई? हाँ, ये किसानों की एक बहुत बड़ी जीत थी, नैतिक जीत भी और व्यवहारिक भी। कैसे? आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने नवंबर 1860 में एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें कहा गया कि किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और पुलिस का काम ये देखना है कि कोई जबरदस्ती ना हो। अच्छा। हालांकि जमीनी हकीकत बदलने में थोड़ा वक्त लगा। बागान मालिकों ने दूसरे तरीकों से दबाव बनाने की कोशिशें जारी रखीं, लेकिन इस विद्रोह और आयोग की रिपोर्ट ने जबरदस्त नील की खेती की कमर तोड़ दी थी। किसानों का आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका था कि वो अब किसी दबाव में आने को तैयार नहीं थे और धीरे धीरे अगले कुछ सालों में बंगाल से नील की खेती लगभग खत्म हो गई। वाह, ये कहानी तो वाकई जबरदस्त है। ये दिखाती है कि कैसे सबसे कमजोर समझे जाने वाले लोग भी अगर एकजुट हो जाएं तो बड़ी से बड़ी ताकत को चुनौती दे सकते हैं और हरा भी सकते हैं। बिल्कुल। नील विद्रोह सिर्फ एक फसल के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, ये तो किसानों के आत्मसम्मान की, उनके हक की, उनकी एकता की जीत थी। सही कहा आपने। और ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि ये किसानों ने काफी हद तक अपने दम पर हासिल की। उन्होंने हिंसा का जवाब हिंसा से भी दिया, सामाजिक बहिष्कार का हथियार भी इस्तेमाल किया और कानूनी लड़ाई के लिए आयोग के सामने अपनी बात भी रखी। मतलब हर मोर्चे पे लड़े वो। इस विद्रोह ने यकीनन किसानों के मन से अंग्रेजों का डर भी कम किया होगा, है ना? बिल्कुल। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा था। इसने सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे भारत के किसानों और आम लोगों को एक बहुत शक्तिशाली संदेश दिया। क्या संदेश? संदेश ये था कि संगठित होकर अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है और अंग्रेजी हुकूमत अजेय नहीं है, उसे झुकाया जा सकता है। जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, नील विद्रोह को अक्सर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआती लड़ाइयों में गिना जाता है। इसने भविष्य के आंदोलनों के लिए, जैसे गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, जो वो भी नील किसानों के लिए ही था, हाँ बिल्कुल, उसके लिए एक जमीन तैयार की। इसने लोगों में ये विश्वास जगाया कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो आज हमने बंगाल के नील विद्रोह की कहानी सुनी, कैसे किसानों पर जुल्म हुआ, कैसे वे इतनी मुश्किलों के बावजूद एकजुट हुए, लड़े और आखिरकार अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये हिम्मत, संगठन और न्याय की लड़ाई का एक प्रतीक है। और यहाँ एक बात सोचने लायक है जो इन स्रोतों से उभर कर आती है। कैसे खास इलाके में एक खास तरह के शोषण के खिलाफ शुरू हुआ संघर्ष
देखते ही देखते एक इतना बड़ा आंदोलन बन गया। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ नील की खेती बंद करवाने तक नहीं रुका। इसने किसानों में और बड़े पैमाने पर भारतीय समाज में एक नई चेतना, एक नया आत्मविश्वास भर दिया। ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे स्थानीय स्तर पर शुरू हुई लड़ाइयां भी राष्ट्रीय महत्व हासिल कर सकती हैं और भविष्य के बड़े बदलावों की नींव रख सकती हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज भी हमारे आसपास जो छोटे छोटे संघर्ष दिखते हैं, उनमें कितनी बड़ी संभावनाएं छिपी हो सकती हैं।